नमस्कार एलएलबी स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के यूनिट 6 में ऐसा डीप डाइव करने वाले हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हर टॉपिक को तोड़कर सिंपल एग्जाम रेडी पॉइंट्स में समझेंगे। रेडी हो? चलिए इस पावरफुल थॉट के साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे देश का, इंडियन रिपब्लिक का ऑपरेटिंग सिस्टम है और आज हम इसके कोड को डिकोड करने जा रहे हैं। तो ये रहा आज का हमारा गेम प्लान। पहले हम ट्रेड, सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शंस को एक एक करके समझेंगे। फिर एक सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने देश के इकोनॉमिक हार्डवेयर की। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसे इंश्योर करता है कि पूरा इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सिंगल सीमलेस मार्केट की तरह काम करे। कभी सोचा है आपने, एक ट्रक जो तमिलनाडु से चला है वो बिना किसी अलग अलग स्टेट के बॉर्डर टैक्स दिए आराम से कश्मीर तक कैसे पहुंच जाता है? इस आसान से सवाल का जवाब है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ 3 स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करता है: ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। क्यों? ताकि कोई लूप होल ना बचे। इसका सिंपल सा मतलब है कि गुड्स, सर्विसेज और यहाँ तक कि लोगों का मूवमेंट पूरे देश में फ्री होना चाहिए। ये आइडिया बाय द वे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया गया था। तो देखिए, यहाँ एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। आर्टिकल 301 कहता है व्यापार की आज़ादी है, मतलब ट्रेड फ्री है। लेकिन आर्टिकल्स 302 से 305 पार्लियामेंट और स्टेट्स को पावर देते हैं कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आज़ादी है पर अनारकली नहीं। अच्छा, इस स्लाइड पर आते ही अपने एग्जाम मोड को ऑन कर लीजिए। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 19(1)(g आपको एज अ सिटीजन बिजनेस करने का राइट देता है। ये एक इंडिविजुअल राइट है, जबकि आर्टिकल 301 उस बिजनेस के फ्लो की बात करता है, यानी माल के आने जाने की आज़ादी। ये सबके लिए है, इवन कॉर्पोरेशंस के लिए। अब आते हैं केसेस पर। पहला, अतियाबारी टी कंपनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक लाल बत्ती दिखा दी। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा टैक्स जो सीधे सीधे माल के मूवमेंट को, उसके फ्लो को रोकता है या उस पर बोझ डालता है, वो आर्टिकल 301 का वायलेशन है। सिंपल, टैक्स इक्वल्स रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगले ही साल कोर्ट ने एक हरी झंडी भी दिखाई। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट केस में कोर्ट ने कॉम्पेंसेटरी टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा, सुनिए, अगर स्टेट आपसे रोड टैक्स ले रहा है ताकि सड़कें अच्छी बने जिससे आपका ही ट्रक तेजी से दौड़ेगा, तो वो टैक्स रिस्ट्रिक्शन नहीं, फैसिलिटेशन है। वो ट्रेड में हेल्प कर रहा है। ब्रिलियंट, राइट? चलिए इकोनॉमिक हार्डवेयर से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस कोर सॉफ्टवेयर की जो देश को चलाता है, आपसे और हमसे जुड़ी हुई सिविल सर्विसेज की, हमारे देश का स्टील फ्रेम। ये सर्विस लॉ का फाउंडेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। मतलब एक सिविल सर्वेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर की खुशी तक अपने पद पर रहता है। लेकिन एक सेकंड, इंडिया में ये प्लेजर यानी खुशी एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं। आर्टिकल 310 को आप गवर्नमेंट की तलवार समझ सकते हैं। ये जरूरी है ताकि एक एफिशिएंट, ईमानदार और लॉयल एडमिनिस्ट्रेशन बनी रहे। अगर कोई ऐसा नहीं है तो उसको हटाने की पावर होनी चाहिए। लेकिन उस तलवार के खिलाफ आर्टिकल 311 एक सिविल सर्वेंट के लिए ढाल यानी शील्ड का काम करता है। ये 2 गोल्डन रूल्स देता है। पहला, आपको आपसे नीचे की अथॉरिटी नहीं हटा सकती, और दूसरा, आपको हटाने से पहले आपको सुनने का, एक प्रॉपर इंक्वायरी का पूरा मौका मिलेगा। दिस इज रूल ऑफ लॉ। पार हर शील्ड में कुछ छेद होते हैं। ये ढाल भी 3 सिचुएशंस में काम नहीं करती। नंबर 1, अगर आपको क्रिमिनल केस में सजा हो गई है। नंबर 2, अगर इंक्वायरी करवाना ही पॉसिबल ना हो, जैसे दंगे चल रहे हों। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर देश की सुरक्षा का मामला हो, वहां नो इंक्वायरी। ये 2 केसेस सब कुछ क्लियर कर देते हैं। धिंगरा केस ने कहा कि आर्टिकल 311 की ढाल तभी मिलेगी जब आपको एज अ पनिशमेंट हटाया जा रहा हो जिसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हों। सिंपल टर्मिनेशन इज नॉट पनिशमेंट। और तुलसीराम पटेल केस ने साफ कर दिया कि जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो पब्लिक इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमेशा ऊपर रहेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रिपब्लिक के यूजर इंटरफेस पर, यानी आम आदमी तक पावर कैसे पहुंचती है, कैसे पावर को ग्रास रूट्स लेवल तक, गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाया गया है। सोचने वाली बात है, आज़ादी के बाद कई सालों तक
लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत सिर्फ एक आइडिया था, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल। लेकिन 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट्स ने एक क्रांति ला दी। उन्होंने इस आइडिया को एक संवैधानिक सच्चाई बना दिया और गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को जमीन पर उतार दिया। ये स्लाइड दोनों अमेंडमेंट्स को एकदम साइड बाय साइड रखती है। देखिए कितना सिंपल है। 73rd अमेंडमेंट गांव के लिए है, पंचायत्स, और 74th अमेंडमेंट शहरों के लिए है, म्यूनिसिपैलिटीज। दोनों का मकसद एक ही है, पावर टू द पीपल। और इन अमेंडमेंट्स का सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर था ये, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का रिजर्वेशन कंपल्सरी। इसने लाखों महिलाओं को लीडरशिप रोल्स में लाकर खड़ा कर दिया। दिस वॉज अ गेम चेंजर फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। और अब आते हैं फाइनल टॉपिक पर, वो प्रोसेस जो पूरे सिस्टम को, पूरी डेमोक्रेसी को वैलिडिटी देती है। हमारे सिस्टम का रीबूट एंड अपडेट साइकिल, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आर्टिकल 324 को आप संविधान का पावर हाउस कह सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्रिएट करता है और उसे सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की जबरदस्त पावर्स देता है। ये इतना इंडिपेंडेंट है कि इसकी चीफ को हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को। इट्स द गार्डियन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो अगर आर्टिकल 324 पावर हाउस है, तो आर्टिकल 329 एक फायरवॉल है। ये कहता है कि एक बार इलेक्शन का बुगल बज गया तो प्रोसेस पूरा होने तक कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों? ताकि इलेक्शंस समय पर हों, बिना किसी रुकावट के। जो भी चैलेंज करना है, रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन पिटिशन के थ्रू कीजिए। ये दो केसेस हमारी डेमोक्रेसी की नींव के पत्थर हैं। मोहिंदर सिंह गिल केस ने इलेक्शन कमीशन की अपरंपार शक्तियों पर मोहर लगा दी, और राजनारायण केस, इसने तो कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। मतलब पार्लियामेंट भी कानून बनाकर इसे छीन नहीं सकती। ओके, अब टाइम है एक सुपर फास्ट 30 सेकेंड रैपिड रिवीजन का। अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, पूरे यूनिट को अभी रिवाइज करते हैं। रेडी, गो। ट्रेड फ्री है बट रेगुलेटेड, अत्याबारी वर्सेस ऑटोमोबाइल। सर्विसेज सॉर्ट ऑफ प्लेजर, शील्ड ऑफ इंक्वायरी। लोकल गवर्नमेंट थर्ड टियर कॉन्स्टिट्यूशनल विमेन रिजर्वेशन। इलेक्शंस पावरफुल ECI कोर्ट का नो इंटरफियरेंस ड्यूरिंग प्रोसेस। हो गया, यही है इस यूनिट का पूरा सारांश। चलिए अब देखते हैं कितना समझा। कुछ आसान से सवालों के जवाब दीजिए, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ओके, पहला सवाल याद कीजिए हमारी ट्रेड वाली डिस्कशन। ये कॉम्पनसेटरी टैक्स डॉक्ट्रिन क्या है? सोचिए। सड़क, ट्रक। बिल्कुल सही, ये वो टैक्स है जो ट्रेड को रोकने के बजाय उसमें मदद करता है, जैसे रोड टैक्स। इसलिए ये आर्टिकल 301 का वायलेशन नहीं है, और ये ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट केस में एस्टैब्लिश हुआ था। अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी। क्या एक टेम्पररी यानी अस्थाई सरकारी कर्मचारी आर्टिकल 311 की ढाल का प्रोटेक्शन ले सकता है, हाँ या ना? करेक्ट, द आंसर इज येस, बट विद अ कंडीशन। प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब उसको हटाना एक सजा के रूप में हो जिसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हों। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पनिशमेंट नहीं है। ये परशुतम लाल धिंगरा केस ने क्लियर किया था। और इसी के साथ हमारा यूनिट 6 यहाँ पूरा होता है। हमेशा याद रखिएगा, कानून क्लासरूम्स में सीखा जाता है, लेकिन न्याय, जस्टिस समाज में बनता है। अपने संविधान को जानिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।